दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगला 20 मिनट 24 फरवरी को आप 5 मिनट पक्का करने वाले हो। 5 नंबर आपको 20 मिनट में ये वीडियो दिलाने वाला है, क्योंकि अब समय आ चुका है, आपके पास गिन के 1 से 2 दिन बचे हैं और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हर एक टॉपिक को अब इस कदर क्लियर करना है कि अंतिम बार आपका फाइनल रिवीजन हो। तो भाई वो है फाइनल रिवीजन आपके हर एक टॉपिक का, कहानी, पत्र, खंड का, साहित्यिक परिचय, गद्यांश, पद्यांश, निबंध, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण सेक्शन, संस्कृत खंड, हर एक टॉपिक का ये छोटा छोटा वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आ रहा हूं कि एक बार आप सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सको। और इस वीडियो के लास्ट में जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपको कहानी के लिए एक शॉर्ट नोट्स में दूंगा, जो आप लास्ट टाइम पर रिवीजन करके जाओगे। और इसके बाद अगर आप यूपी के किसी भी जिले से हो, इसके बाद अगर कहानी आ जाए तो भाई जो बोलोगे वो कर दूंगा। आज की सेशन में जितने बच्चे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर ले। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहानी देखने वाले हैं। कहानी बेटा आपके सिलेबस में 4 कहानी है, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर और लाठी। और आपको पता है यूपी में 7 सेट पेपर बनता है। कितने सेट? 7 सेट पेपर। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, यूपी में 7 सेट पेपर बनता है। जितना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप एक कहानी तैयार करके जाओगे बेटा तो भी आप फंस सकते हो, 2 कहानी तैयार करके जाओगे तो भी फंस सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई सेट आ सकता है जिसमें भाई यही 2 कहानियां आए और जो 2 आपने तैयार किया था वो कहानी ना आए। तो सर कितनी कहानी तैयार करें? आपको मिनिमम 3 कहानी तैयार करना है। और जो आज की सेशन में लोग देखने वाले हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, 5-5 मिनट में तीनों कहानी देखेंगे और इस कदर देखेंगे कि आप 100% इसको आप लिख कर आओगे। जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से अच्छे से समझ लो, फिर ये नोट्स आपको दूंगा, इसको एक बार पढ़ लेना और 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक टॉपिक को बेटा समय आ चुका है इसी तरीके से क्लियर करने का। जो टॉपिक आपका क्लियर होते जा रहा है एक पेज पे लिखते चलो कि मेरा कहानी क्लियर हो गया, मेरा खंड का, मेरा पत्र, इस तरीके से अपना पूरा लिस्ट बना लो। और फिर देखो कोई टॉपिक छूटा है, जो टॉपिक छूटा है उस पर जरा टाइम दो। एक बार सभी बच्चा जो बच्चा लाइक नहीं किया है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये रुकना नहीं चाहिए। सभी कहानी के लेखकों का नाम आपके जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि भाई आपको एमसीक्यू में पूछ लेता है। ध्रुव यात्रा जनेन कुमार, बहादुर कहानी अमरकांत, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु और लाठी शिवानी जी, ये आपकी जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी 5 नंबर तो ये आपको कहानी दिलाएगा और 1 नंबर एमसीक्यू। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं पिछले 5 साल का इतिहास और आपके सामने पिछले साल का इतिहास, 2 क्लास महायज्ञ पोस्टमार्टम थे, पूरा पेपर आपका फंसा था। और आज रात पोस्टमार्टम करने वाला हूं हिंदी का, शाम 6 बजे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं किसी भी कीमत पर इस पोस्टमार्टम को मत छोड़ना, क्योंकि भाई पूरा पेपर महायज्ञ पोस्टमार्टम, और महायज्ञ ले चुका हूं जिसमें 3 लाख बच्चे देख चुके हैं। और आज है आपका पोस्टमार्टम, क्योंकि भाई जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो स्टेट रैंक 1 इसी चैनल से था, स्टेट रैंक 6 और ये सारे बच्चे, और इस बार आपको बनाकर रहेंगे। ये 24 फरवरी आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल डे है, क्योंकि भाई आप 95+ फोड़ने वाले हो। ताली दोनों हाथ से बजेगी। जितनी चीजें आपको बता रहा हूं उतनी चीजें तैयार करते चलो। जो बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए, लाइक शेयर, क्योंकि भाई ताली दोनों हाथ से बजेगी। सुबह 6 बजे भाई इस क्लास में हम लोग कहानी क्लियर करेंगे। उसके ठीक बाद मैं कहानी का आपका नोट्स दूंगा। ये नोट्स कहां मिलेगा वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको। 20 मिनट में कहानी, फिर ये नोट्स आपने पढ़ा, फिर भाई पत्र में आपको कराऊंगा, फिर उसका नोट्स दूंगा, फिर आपने पत्र कंप्लीट किया, फिर साहित्यिक परिचय कराऊंगा, उसका नोट्स, फिर आप इन तीनों को रिवाइज करना, फिर आना मेरे साथ शाम को, जिसमें हम लोग हिंदी का पोस्टमार्टम करेंगे 6 से 10। क्लियर है? इसके बाद कल भैया सुबह, क्योंकि 2 दिन तो जी जान लगाना है, सुबह 6 बजे मेरे पास आ जाना। गद्यांश पद्यांश का आपको ऐसा नोट्स दूंगा और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि भाई ये 20 नंबर आप पक्का करोगे। सेम संस्कृत में 14 नंबर, रस छंद अलंकार का एक 30 मिनट का वीडियो आपके लिए आएगा जो आपको 6 नंबर दिलाएगा, और निबंध ये आपको 9 नंबर का। और फिर रात में भाई 6 से 10 हिंदी का पूरा तहस नहस होगा। और 24 फरवरी की सुबह 6 से 8 कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हो जाएगा विवाद।
जितना इस क्लास में आपको दे दूंगा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, लाइक तुरंत लाइव में ही लाइक 10,000 हो जाना चाहिए। शेयर हर एक बच्चा, क्योंकि भाई ये नोट्स जब आपके पास जाएगा तो आप बोलोगे सर अब मजा आ रहा है चीजों को रिवीजन करने के लिए। हर एक टॉपिक का ऐसा नोट्स मैंने आपके लिए लास्ट टाइम पर ला दिया है कि भैया अगर 24 फरवरी को 2 बजे पेपर है, अगर सुबह 6 से 10 बजे तक इस सारे टॉपिक के इस तरीके से नोट्स बच्चा रिवीजन कर ले तो भैया ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो उसको बाहर से आ जाए। तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये क्योंकि 20 लाख के बहुत करीब है हम लोग, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, ठीक है सभी लोग। भैया ये महाकुंभ में महायज्ञ मैंने ऑलरेडी करा दिया है, 3 लाख बच्चे देख चुके हैं। एमसीक्यू का पूरा इलाज कर दिया है, 500 एमसीक्यू एक साथ करा दिया है। आज भैया क्या होगा, पोस्टमार्टम, ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर जरूर मेंशन कर देना। स्टार्ट करते हैं भाई, अगली 15 मिनट आपके लिए 3 कहानी। पहली कहानी भैया बहादुर अमरकांत जी की। हर एक कहानी का पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि कहानी आप कभी भूलो मत। भैया बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी है। अमरकांत जी की पत्नी निर्मला जी है और निर्मला जी का जो बड़ा बेटा है किशोर, क्योंकि भाई यही बहादुर को सबसे ज्यादा परेशान करता है, डांटता है, मारता है, क्योंकि भाई बोर्ड पर जब मच्छर बैठ जाता है तो फिर ये चलता नहीं है, ठीक है। तो किशोर बड़ा बेटा है और ये 11 रुपए की चोरी, सर ये क्या है भाई, 11 रुपए की चोरी की वजह से ही बहादुर का चोरी का इल्जाम लगता है, पुलिस तक की देने की धमकी दी जाती है और फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। ये कहानी बेटा नेपाल के एक 12-13 साल के, कहां बैठा है भाई भैया बहादुर, एक 12-13 साल के नेपाल का, कहां पे, कहां पे हट गया, आप सही हो गया। भैया बहादुर कहानी 12-13 साल के एक नेपाल के लड़के की कहानी है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। और जब शहर चला आता है तो फिर वो नौकरी की तलाश करता है, तो वो निर्मला जी के घर में नौकर बना लिया जाता है, क्योंकि निर्मला जी के आसपास पड़ोस में सभी घर में नौकर रहते हैं, तो उनका भी मन रहता है कि हमारे घर में भी नौकर है। तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहता है, जैसा आप कहीं पर भी जाओगे तो शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है, सबका व्यवहार सही होता है, धीरे धीरे बर्ताव में परिवर्तन होने लगता है। भाई जब सबसे पहले किशोर जो रहता है वह क्या करता है, बहादुर को डांटता है, मारता है, अपना सारा कार्य करवाता है, गाली गलौज तक करता है। एक दिन उसको सुअर का बच्चा भी बोलता है, तो फिर वो जाकर अमरकांत जी से बहादुर बोलता भी है, तब तक वो सब कुछ सह रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, बहादुर के घर में, निर्मला जी के घर में आए रहते हैं पड़ोसी, तो भाई पड़ोसियों का 11 रुपया चोरी हो जाता है। वो लोग बोलते हैं मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो सब लोग बहादुर की तरफ देखते हैं कि बहादुर चोरी किया, बहादुर चोरी किया है। उस दिन निर्मला जी उसको डांटती है, मारती है कि भाई चोरी तुमने किया तो पैसा दे दो, और पुलिस तक की देने की धमकी देती है। भाई बहादुर चोरी नहीं किया रहता, वो चुपचाप सब कुछ सहता है और फिर जैसे ही सब लोग मार पीट लेता है उसको, फिर वो घर छोड़कर, सारा सामान अपना छोड़कर घर छोड़कर चला जाता है। सब लोग पछताते हैं, क्योंकि भाई जो काम सारा बहादुर कर रहा था सबको अपना काम करना पड़ता है, तो सब लोग पछताते हैं और सोचते हैं, खोजते बहुत है कि भाई काश फिर से वापस आ जाए, क्योंकि भाई आएगा तो फिर सारा कार्य करेगा। लेकिन कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फायदा। इस कहानी को कैसे लिखोगे, ये तो हो गया ओवरऑल आपको समझाने के लिए, लेकिन कैसे लिखना है ध्यान से समझो। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा इंसान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर भैया घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला जी के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, कौन, बहादुर। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। गाली गलौज मारपीट भैया कौन करता है, किशोर। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। झूठी चोरी कितने का, 11 रुपए का, और पीटा जाता है, ठीक है। अंत क्या करता है भाई बहादुर, कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि चोरी तो किया नहीं रहता है, तो सबका डांट मार सुनकर
अंतः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, अपना सारा सामान छोड़कर। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयुक्तता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। यह कहानी बेटा आप जैसे मैं नोट्स दूंगा, आप एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में छप जाएगा। बस एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यस सर तैयार है, जितने बच्चे देख रहे हैं। तो आपका बहादुर कहानी का उद्देश्य, या तो सारांश पूछेगा या तो उद्देश्य भी देख लेते हैं। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार उच्च नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं कम कर सकती। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। अगर आपकी कहानी में सारांश और उद्देश्य दोनों है तो भाई कोशिश करना सारांश लिखने की, क्योंकि उस पे एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा। हर एक पॉइंट आपको बताते चलूंगा जहां से आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकता है। बहादुर के चरित्र चित्रण में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया छल कपट रहित भोला बालक, परिश्रमी बहुत रहता है, हंसमुख एवं मृदभाषी, ईमानदार एवं सच्चा हृदय, क्योंकि चोरी नहीं किया रहता है, सहनशील एवं स्वाभिमानी, मात पिता भक्त बालक, व्यवहार कुशल और स्नेही बालक। ये भैया आपकी पहली कहानी थी बहादुर, जो 5 नंबर आपको दिलाएगा। एक बार जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए, जो शेयर नहीं किए भाई, एक बार सभी बच्चा जो भी लाइक और शेयर नहीं किया जरूर कर दे, क्योंकि अब आपके हर एक टॉपिक का फाइनल रिवीजन है। शाम को पोस्टमार्टम करेंगे, सुबह 4 टॉपिक का फाइनल रिवीजन करेंगे और शाम को हिंदी का तहस नहस, और सुबह तो भाई 24 फरवरी को सुबह 6 से 8 एकदम जी जान तरीके से वो सेशन किसी भी हालत में नहीं मिस करना। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर जिसका भी ये कहानी क्लियर है कमेंट सेक्शन में बता दे। बात करेंगे पंचलाइट कहानी। भैया पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र, सबसे पहले गोधन इस कहानी का हीरो, मुनरी इस कहानी की हीरोइन, गुलरी काकी भैया मुनरी की माता जी, सरदार जी गांव के सरपंच, कनेली भैया मुनरी की फ्रेंड, जो बाद में भैया ये बात सरपंच तक बताती है कि भैया गोधन जानता है पंचलाइट जलेगा कैसा और जलाएगा कौन? गोधन। और भाई ये सारा कुछ रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स। भैया पंचलाइट कहानी को कैसे लिखोगे? पंचलाइट कहानी भैया किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है भैया, जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। वो जब भी जाता है मुनरी के घर के पास तो गाना गाता है। तो भैया क्या होता है, वो प्रेम तो करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। भाई जब भी वो जाए तो गाना गाए, तो मुनरी की मां ने क्या की, पंचों से शिकायत कर दी और कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। क्लियर है? उसकी माता जी ने भाई मुनरी के शिकायत करके पंचों से गोधन को समाज से बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत सी उत्सुक थे, लेकिन समस्या उठी कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। और अगर पंचलाइट नहीं जलता तो दूसरे गांव के लोग मजाक उड़ाते। तो यहां पर गांव के सम्मान की बात थी। जब कोई नहीं जला पा रहा था तो भाई मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। तो वो बड़ी चतुराई से क्या करती है, अपनी फ्रेंड कनेली से बोलती है कि ये बात भाई सरपंच तक पहुंचाओ कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब बात थी किसकी? इज्जत की, सम्मान की। अगर पंचलाइट नहीं जलता तो सब जगह मजाक उड़ता। तो भाई सरपंच लोग क्या करते हैं कि भाई गोधन को समाज में, बिरादरी में वापस ले लेते हैं। और कैसे लिखना है, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाता है और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी काफी प्रसन्न होती है, जो कल तक भैया क्या की थी, कल तक समाज से बाहर निकलवाई थी किसको? गोधन को, क्योंकि वो गाना गाता था। आज जब गोधन ने कुछ ऐसा किया जो पूरे गांव वाले नहीं कर पा रहे थे, तो भाई मुनरी काकी भी
गुलरी काकी भी बहुत प्रसन्न हुई और गोधन को शाम को भोजन के लिए भी आमंत्रित करती है भाई। ठीक है, शाम को भोजन के लिए भी आमंत्रित। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर कहते हैं भाई तुम्हारा 7 खून माफ, यानी जो तुम गाना गाते थे वो हमने माफ किया भाई, तुम्हारा 7 खून माफ। अब खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते तथा खुशियां मनाते हैं। उद्देश्य कैसे होगा भैया? पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बट जाते हैं और ईर्ष्या देश की भावना से भरे रहते हैं, इन सबका बड़ा ही सुंदर और त्याग चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। भाई आवश्यकता ही पड़ी तभी ना गांव वाले पुनः गोधन को बिरादरी में शामिल किए। ये भाई समझ में आ गया। सर आज से क्लासेस ज्वाइन करके 90+ ला सकते हैं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि आज से ये आपका सुपर रिवीजन शुरू है। शुरू में सुबह 3 टॉपिक कराऊंगा, हर एक टॉपिक का आपको इस तरीके से सुपर नोट्स दूंगा। ये भाई सुपर नोट्स है जो लास्ट टाइम पर मैं आपको दूंगा, यानी 2 दिन में, और इसी को पूरा तैयार करना है। शाम को भाई लूंगा पोस्टमार्टम, हिंदी का पूरा पोस्टमार्टम। कल सुबह 4 टॉपिक कराऊंगा, शाम को कराऊंगा हिंदी का तहस नहस, और अगले दिन सुबह 6 से 8, और हर एक टॉपिक का तब तक इस तरीके से सुपर नोट्स आपके पास रहेगा, जिसको भाई सुबह कल तक पूरा एक बार रिवीजन कर लेना है, फिर सुबह 6 से 8 मेरी क्लास करना है, मंजन ब्रश करना है। 24 फरवरी की बात बता रहा हूं, सुबह 6 से 8 मेरी क्लास करना है, बस 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास लूंगा। 8 बजे पहले अच्छे से नाश्ता वगैरह करना, फिर आप 8 से 9 बजे तक नाश्ता वगैरह करके 9 से 11 जितना सुपर नोट्स मैं आपको दूंगा, हर एक टॉपिक का, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा भाई आपका हाथ है, ये मेरा हाथ प्रॉमिस है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई? यहां पर एक बच्चा बोल रहा है सर मजा आ रहा है। भाई इसी तरीके से मजा आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर ये कर दिया भैया। प्रयागराज में पेपर 9 मार्च को होगा, लेकिन भाई आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि एक ही दिन गैप है, 8 मार्च को केमिस्ट्री, 9 मार्च को हिंदी। सोचो आप प्रयागराज से नहीं हो, आप कितने खुश नसीब हो, क्योंकि आपने जो तैयारी किया है भाई वो बेकार नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? सुपर नोट्स जितना दूंगा, 6 से 8 मेरी क्लास करने के बाद 9 से 11 रिवीजन करो, और फिर मस्त उसके बाद कुछ नहीं करना है। जितना चीजें पढ़ाया उसके बाहर नहीं आएगा, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। आ गया तो 7 बजे लाइव रहूंगा, जो भी आप बोलोगे वो कर दूंगा, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया। इसलिए जितना बोल रहा हूं बस उतना तैयार करो, बाद में ऐसा ना हो कि पता चला जो बता रहा हूं तैयारी ना करो और फिर एग्जाम के बाद बोलो अरे सर आपने बताया था पर तैयार नहीं किया। तो भाई क्लास देखने का मतलब क्या, मेरा इतना मेहनत करने का मतलब क्या, जब आप छोड़ के चले आओगे। ठीक है, इसके बाद ये भैया आपकी दूसरी कहानी है और इसका ये उद्देश्य था। तीसरी कहानी, सर क्या 3 कहानी से बाहर नहीं आ सकता? यूपी के किसी भी जिले में हो, इस 3 में से एक कहानी देगा, और करना तो एक ही है भाई, करना तो एक ही है भैया। ध्रुव यात्रा कहानी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन से? राजा रिपुदमन भैया हीरो, उर्मिला ये कह सकते हैं इस कहानी की हीरोइन, और राजा रिपुदमन की भैया पत्नी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा इन दोनों का था लेकिन इन्होंने शादी नहीं की थी। ठीक है, और आचार्य मारुति ये उर्मिला जी के पिता थे और राजा रिपुदमन के ससुर जी। ठीक है, ये भाई ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। ध्रुव यात्रा किसकी है? जनन कुमार की। ध्रुव यात्रा जनन कुमार द्वारा लिखित हिंदी की कहानी है, जिसका सारांश इस प्रकार है भैया। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलता पूर्वक पूर्ण करके यूरोप के नगरों की बधाइयां लेते हुए मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आते हैं। राजा रिपुदमन उर्मिला के बीच काफी पहले से प्रेम संबंध है उन दोनों ने, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। प्रेम संबंध है, एक बच्चा भी है, लेकिन उन दोनों ने विवाह नहीं किया है। क्यों भाई? क्योंकि रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं, तभी तो बच्चा हुआ। उर्मिला के पास राजा रिपुदमन की एक संतान भी है। उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। राजा आचार्य मारुति राजा रिपुदमन को विवाह करने के लिए कहते हैं। भाई जब यूरोप से आ रहे थे, यूरोप में राजा रिपुदमन मारुति के भैया आचार्य मारुति के बारे में बहुत ही ज्यादा सुने थे, तो जब वो आ रहे थे तो भाई उनको नींद नहीं लग रही थी। ठीक, तो वो क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं दिखाने के लिए। तो मारुति जी कहते हैं कि भैया अब आप शादी कर लीजिए। राजा रिपुदमन को विवाह करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि भैया उर्मिला उन्हीं की बेटी है। तब तक
रिपुदमन को नहीं पता था भैया कि उर्मिला उनकी बेटी है। क्लियर है। इसके बाद आचार्य मारुति के समझाने पर रिपुदमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया जब सर दुखता है उनका तो रिपुदमन जी का, तो वो भैया मारुति जी क्या कहते हैं कि आप शादी कर लो, विवाह कर लो। जो कल तक बंधन मानते थे वो मारुति जी के समझाने पर विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उर्मिला नहीं होती है और कहती है भैया उर्मिला क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसका भी कहना था कि शादी राजा की सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए वह राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की जिद करती है, जिससे रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गया। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे किसी के वचन को पूरा करने जा रहे थे, क्योंकि भाई उर्मिला ने ही जिद किया था भाई कि आप जाओ, क्योंकि आपको शादी नहीं करना है, क्योंकि भैया ये आपके उस पर बाधा बनेगी। ठीक है। ध्रुव पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया और यहीं पर से ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये आपकी भाई तीसरी कहानी थी, जिसमें ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है। जितना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ये भैया ये देखो भाई, दूसरे चैनल वाले कुछ हैं जो अपना ही आईडी बनाकर कमेंट करते हैं। भाई आपको नहीं भटकना है, आपको नहीं भटकना है। जितना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, देखो मैंने क्या बोला, ये आपकी 3 कहानी थी। सर क्या इस 3 कहानी से कुछ भी बाहर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये तीनों कहानी आपने देख लिया यहां पर। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये आपके लिए सुपर नोट्स मैं आपको भेज रहा हूं। सबसे पहले जैसे इसमें था, क्लियर दिख रहा है? ये देखो एक पेज में बहादुर कहानी है, इसको एक बार रिवीजन करो 5 मिनट में। लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको रिवीजन करो। बहादुर कहानी का उद्देश्य देखो, पंचलाइट कहानी का सारांश, उद्देश्य और ये ध्रुव यात्रा कहानी। बस इसको एक बार रिवीजन करो। आपके पास 30 मिनट है। अभी तुरंत इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर रहा हूं। चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रिंट आउट एक साथ निकलवाने जाना। कल तक आपको सारा दे दूंगा, आज शाम तक 3-4 दे दूंगा। ठीक है। फिलहाल मेरे पास अभी 3 क्लास का बन चुका है, जिसमें भाई अभी आपको मैंने क्या करा दिया, कहानी। ठीक है, कहानी करा दिया। अब मैं 7 बजे, अभी आप कहानी जाकर कंप्लीट रिवीजन कर लो। 7 बजे मिलेंगे। इसमें मैं 5 पत्र कराऊंगा और ये 5 पत्र में इस तरीके से आपको भैया अच्छे से पत्र का क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से तैयार करना है, सब कुछ। ठीक है। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया साहित्यिक परिचय मैंने आज लिया, क्योंकि भाई लेखक कवि का ज्यादा तैयार करना है, तो आज ही आपको साहित्यिक परिचय का भी भाई पूरा सुपर नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और ये दोनों क्लास अभी 7-8 बजे चलेगा। भटकना नहीं है, जितनी चीजें करा रहा हूं बस उतना करो। शाम को 6 से 10। पिछली बार 2 क्लास सबसे फेमस थी, महायज्ञ पोस्टमार्टम, और आज है महायज्ञ। आपने देखा 3 लाख बच्चे देख चुके हैं। और पोस्टमार्टम आज 6 से 10। किसी भी हालत में पोस्टमार्टम क्लास को नहीं मिस करना है। शाम 6 से 10 कहीं भी भटकना नहीं है। फिर कल भैया गद्यांश पद्यांश संस्कृत खंड अलंकार निबंध, और शाम 6 से 10 हिंदी तहस, और 24 फरवरी सुबह 6 से 8 कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हो जाएगा विवाद। लाइक जो बच्चा नहीं किया है भैया, लाइक करके तुरंत 10,000 तक पहुंचा दो। शेयर नहीं किया भाई, इतनी अच्छी चीजें आपको मिल रही है, शेयर करना ये आपका डिजिटल गुरु दक्षिणा है। हर जगह हर बच्चे को शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो। 20 लाख के भाई सपना है पूरा कि इसी पेपर से 20 लाख कंप्लीट करना है। तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे। और भैया ये महायज्ञ जरूर एक बार देख लेना, जो बच्चों का थोड़ा सा भी डर लग रहा है। और ये 500 MCQ। ठीक है। दोनों क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इंस्टाग्राम पर शुभम क्लासेस पर हमको पढ़ते हुए इस क्लास के साथ स्क्रीनशॉट लेकर जरूर मेंशन कर देना। ठीक है। मिलते हैं आपसे अभी ठीक आधा घंटा बाद 7 बजे पत्र की क्लास में। तब तक मैं इसको आपको टेलीग्राम पर भेज रहा हूं, एक बार क्विक रिवीजन कर लो। हर एक टॉपिक उसी तरीके से छोटा छोटा पहले एक बार अपना लिस्ट बना लो। ये बहादुर तीनों कहानी तैयार कर लिए, अब एक बार रिवीजन कर लो, फिर टिक कर दो कि भाई कहानी अब नहीं देखना है, मेरा कल्याण हो गया। अब सीधे 24 फरवरी को कहानी देखेंगे। ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 7 बजे मिलते हैं।